हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फिर उसके बाद एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे पार्ट्यूरेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्विन्स, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक अगली वीडियो होगी, जितने भी प्रोग्रेस चेक्स दिए हैं इस चैप्टर में उसको मैं सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ सेलिना बुक से। सेलिना कंसाइज बुक जनरली प्रेफर करते हैं बोर्ड्स के लिए, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके स्कूल में कौन सा यूज़ होता है। यहाँ मैं ICSE बोर्ड की बात कर रही हूँ, क्लास 10th की। तो चलिए पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन है क्या? तो फर्टिलाइजेशन इज़ यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म। तो एग और स्पर्म के यूनियन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और ज़्यादा ध्यान से देखें तो एग का न्यूक्लियस प्लस स्पर्म का न्यूक्लियस, ये जो इवेंट है इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब दोनों एग और स्पर्म के न्यूक्लियस यूनाइट हो जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं तो वी कॉल इट फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल सेल 2n सेल विच इज़ कॉल्ड जाइगोट। तो जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है और वो स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है, और वो डिप्लॉयड होता है। स्पर्म और एग ये दोनों हैप्लॉयड होते हैं, पर जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ चीज़ें फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पहले यहाँ देख लेते हैं। जो स्पर्म होता है उसका जो एक्रोसोम होता है वो हाइलुरोनाइडेज सिक्रीट करता है, जिसके हेल्प से स्पर्म ओवम में एंटर करता है। तो होता क्या है कि जो स्पर्म सबसे पहले ओवम के कांटेक्ट में आ गया वो उसके जोन पेलिसिडा लेयर से कांटेक्ट में आता है। जैसे ही उसकी जोन पेलिसिडा लेयर से कांटेक्ट में आता है, ये जोन पेलिसिडा लेयर ओवम में होता है। तो जैसे ही ओवम के जोन पेलिसिडा लेयर से वो कांटेक्ट में आता है, त्यों ही क्या होता है, वो एग के मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस इंड्यूस कर देता है जिससे कोई और स्पर्म उसमें एंटर ना कर पाए। तो ये नेचर का एक तरीका है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करे एक एग को। तो इसके बाद हम देखते हैं इसको बुक से। तो ये जो बुक है वो सेलिना कंसाइज है, जैसा कि मैंने बताया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में दिया हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? यूनियन ऑफ एग न्यूक्लियस एंड स्पर्म न्यूक्लियस। तो कोपुलेशन या मेटिंग के टाइम जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना में रिलीज होते हैं, और ये जो होते हैं सर्विक्स क्रॉस करते हैं, फिर ये यूट्रस में जाते हैं। लेट मी शो यू द फिगर। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो वेजाइना से जाते हैं ऊपर की ओर। सो दे ट्रेवल फ्रॉम हेयर टू द यूट्रस, और फिर वो ओविडक्ट में जाते हैं। किसी भी ओविडक्ट में दोनों ओविडक्ट में जाते हैं, बट फर्टिलाइजेशन किसी एक में हो जाएगा। तो कोपुलेशन या मेटिंग के टाइम स्पर्म्स वेजाइना में रिलीज हो जाते हैं और सर्विक्स के पास रिलीज होते हैं। जैसा कि मैंने बताया ऐसे ही होता है। तो डायग्राम के थ्रू मैंने डिपिक्ट कर दिया है। नाउ अ सिंगल इजैकुलेशन बाय ह्यूमन मेल कंटेन्स अबाउट 400 मिलियन स्पर्म्स। तो 400 मिलियन, कुछ बुक्स में लिखा रहेगा 200 मिलियन टू 300 मिलियन। तो ये रेंज होती है कि इतने ज़्यादा स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इतने ज़्यादा स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही सक्सेसफुली फर्टिलाइज करता है। और बहुत सारे स्पर्म्स तो पहली बात यूट्रस में जाने से पहले ही वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है इट्स नॉट वेरी फ्रेंडली फॉर दैट, इट्स अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। तो जो स्पर्म्स उसको सर्वाइव करके जो आगे पास करते हैं वो और आगे पहुंचते हैं, और फिर धीरे 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 बहुत ही कम नंबर ऑफ स्पर्म्स एग के पास पहुंचते हैं, और उसमें से भी एक ही सिर्फ सेलेक्ट होता है जो फर्टिलाइज करता है। सो वी कैन लर्न द नंबर दैट या इट्स 400 मिलियन स्पर्म्स विच आर रिलीज इन अ सिंगल इजैकुलेशन। ओके, नाउ दीज स्पर्म्स एक्टिवली स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर टेल्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा कि स्पर्म्स रिलीज होते हैं, तो स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, ये चीज़ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो वो भी आप देख लें। और स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसको मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया है, तो उससे आप अच्छे से समझ लें। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उन पॉइंट्स को ज़रूर लर्न कर लें। जैसे कि लीडिंग सेल्स हो गया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट। सो यू कैन गो टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीडियो एंड जस्ट चेक आउट दैट। तो नाउ जो स्पर्म होते हैं वो अपनी टेल की हेल्प से एक्टिवली स्विम करते हैं। ओके, तो जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द टेल,
और एक आगे भी डायग्राम है जिसमें और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो दिस इज द टेल ऑफ द स्पर्म। ये टेल जो होता है इसकी हेल्प से स्पर्म स्विम करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म्स को एनर्जी देते हैं स्विम करने के लिए। तो अब हम देखते हैं बाकी पार्ट्स। तो जो स्पर्म्स होते हैं वो सर्विक्स में जाते हैं, फिर उसके बाद यूट्रस की कैविटी में जाते हैं और वो 1.5 mm पर मिनट के रेट से प्रोग्रेस करते हैं और यूट्रस से वो ऊपर जाते हैं, क्लाइंब करते हैं और ओविडक्ट्स में पहुंच जाते हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया है। Now, if there happens to be an ovum in the oviduct, it gets fertilized by only a single sperm. तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि अगर एक ओवम या एग होता है ओविडक्ट में तो वो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है। तो एक ओवम ज़रूरी नहीं है कि हर कॉपुलेशन प्रेगनेंसी को लीड करे। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी कॉपुलेशन और एवरी मेटिंग लीड्स टू प्रेगनेंसी। रीज़न यही है कि जब स्पर्म्स एंटर करते हैं तो उस टाइम ओविडक्ट में ओवम प्रेजेंट होना चाहिए बाई जस्ट वन सिंगल स्पर्म। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, यहाँ लिखा है कि अगर ओवम होता है तो स्पर्म उसे फर्टिलाइज कर देता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली चल रहा है हर महीने तो हर टाइम तो ओवम होना चाहिए। जनरली गाइस ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जैसे कि स्पर्म्स एंटर किया तो ज़रूरी नहीं उस एग्जैक्टली उस ड्यूरेशन में जो ओवम है वो ओविडक्ट में प्रेजेंट हो। यही रीज़न है कि हर एक कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती है। द रीज़न इज़ दैट कि हर एक जब स्पर्म एंटर कर रहा है तो साइमल्टेनियसली ओविडक्ट में ओवम को भी होना चाहिए, ओवम जो है ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ओविडक्ट में। तो अगर वहाँ ओवम होता है बाय चांस तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए हर एक कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो फर्टिलाइजेशन एंड इट्स ऑल जस्ट अ चांस फैक्टर, ये ज़रूरी नहीं कब हो कब नहीं हो, इट्स जस्ट अ चांस फैक्टर। तो फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जैसा कि मैंने बताया ही पहले वीडियो में कि जो यूनियन होता है एग और स्पर्म न्यूक्लियस का, उसमें जो इवेंट है उस पूरे इवेंट को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और उससे एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। तो यहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं उन दोनों गैमेट्स के और साथ में एक जाइगोट बन जाता है इसके बाद। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी, अ फ्यू डेज सून आफ्टर ओव्यूलेशन 12th or 13th day after onset of menstruation is most favorable for conception. So if a lady wants to conceive, she has to mate after ovulation, soon after ovulation, that is 12 to 13 day of the menstrual cycle. ये तभी है जब menstrual cycle उसका 28 या 29 डेज का है। अगर किसी लेडी का menstrual cycle उससे ज़्यादा का है या उससे कम का है तो ऐसा नहीं है, तब उसके लिए ओव्यूलेशन का दिन डिफ़र हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ एक और क्लैरिफाई करूँगी स्टूडेंट्स से, थोड़ा ध्यान से सुने कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक लेडी का साइकिल 28 या 29 होना ही चाहिए। इट्स नॉट दैट, देयर आर मैनी लेडीज़ जिनका साइकिल 45 डेज़ का हो सकता है, 30 डेज़ का होता है, ऐसा होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका साइकिल 28 डेज़ का ही हो, मतलब एवरेज देखा गया है और तब कहा गया है कि 28-29 डेज़ का साइकिल होता है। अगर 28-29 डेज़ का साइकिल है तो फिर ये 12th और 13th डे पे ओव्यूलेशन होगा और वही डेज जो है फर्टाइल पीरियड कहलाएंगे। फर्टाइल पीरियड ऐसा पीरियड है जिसमें किसी लेडी के कंसीव करने के चांस बहुत अधिक होते हैं और अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 डे का है तो उसका फर्टाइल पीरियड 12th या 13th डे ऑफ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन के 12-13 डेज में उसका जो है ओव्यूलेशन होगा और ओव्यूलेशन के बाद ही सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि शी विल कंसीव। ओके, now out of millions of sperms released into the vagina very few are able to climb to upper parts of oviduct. तो ये भी मैंने बताया है कि जैसे हर एक स्पर्म्स, जितने सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं उसमें कुछ ही पहले ओविडक्ट तक पहुंचते हैं। फंक्शंस ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ स्पर्म, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हाइलुरोनाइडेज सिक्रीट करता है एक्रोसोम, तो एक्रोसोम होता है टॉप हेड ऑफ स्पर्म। तो लेट मी एक्सप्लेन द डायग्राम। So now once you see this diagram you will be able to understand easily the structure of sperm. So now you see ये जो है स्पर्म का स्ट्रक्चर है, मोटा मोटा मैं बता रही हूँ। पहले ये देखो, ये इसका हेड है, ये जो है इसका मिडल पीस है और ये है इसकी टेल। ये मोटी मोटी चीज़ें आप समझ ली। अब इसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है एक्रोसोम, तो ये जो एक्रोसोम होता है वो गोल्जी अपैरेटस से फॉर्म होता है स्पर्मेटिड के। तो ये स्पर्मेटिड आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं ये न्यूक्लियस है स्पर्म का और ये माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को।
बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म्स को एनर्जी देते हैं जिससे वो आराम से स्विम करके जा सकें। और अब हम देखते हैं कि स्पर्म के बारे में और डिटेल्स जो इसके पहले वाले पेज पे दी हैं। हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम हमने डायग्राम के थ्रू समझ लिया कि क्या है एक्रोजोम। तो ये जो एक्रोजोम है ये टॉप हेड पे था, हमने देखा था। ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिस एंजाइम का नाम है हाई एल्यूरोनाइडेज। ये हाई एल्यूरोनाइडेज जो है ये स्पर्म की एंट्री को फैसिलिटेट करता है। कैसे फैसिलिटेट करता है? ये ओवम की वॉल को डिसॉल्व कर लेता है। ओके, द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, तभी उनके फ्यूजन से एक डिप्लॉइड सेल बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्पर्म एज वेल एज दी ओवम बोथ आर हैप्लॉइड, मतलब उनका प्लॉइडी लेवल होता है n। तो इसमें आपको पता है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल डिप्लॉइड सेल में। तो 46 क्रोमोसोम में हैप्लॉइड होता है क्योंकि स्पर्म और ओवम, इसीलिए उसमें 22 प्लस एक जेंडर जो डिटरमिन करता है वो क्रोमोसोम जो होता है या तो एक्स हो सकता है या तो वाई। किसी स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा जेंडर के लिए या तो वाई होगा और बाकी के 22 क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ लिखा है द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई क्रोमोसोम्स। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये इसका जेनेटिक मेकअप बता रहा है एक्चुअली। तो विच ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कंबाइंस विद द न्यूक्लियस ऑफ एग। तो एग में फिक्स है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एग हैज़ फिक्स, उसमें 22 प्लस एक्स होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा, वाई नहीं होगा। स्पर्म्स में देखिए एग या तो एक्स हो सकता है या तो वाई, पर यहाँ तो एग में फिक्स होता है, ओवम में फिक्स होता है कि वो एक्स क्रोमोसोम ही होगा, उसमें 22 प्लस एक्स ही होगा। तो जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो नॉर्मली 23 पेयर्स बन जाते हैं। अभी ये पेयर में नहीं थे, ये हाफ हाफ था। अब जब ये फ्यूज हो जाएंगे तो टोटल 46 होगा, या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स होंगे एग्जैक्टली। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो मिडल पीस में होते हैं और वो एनर्जी देते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं ये थोड़ा सा याद रखें कि वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देते हैं। एटीपी मीन्स एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो टेल जो होता है वो लैशिंग मूवमेंट्स करता है, लैश करता है, लैश करते हुए वो आगे की तरफ प्रोपेल होता है। यहाँ माइक्रोस्कोपिक व्यू दिया गया है स्पर्म्स का। तो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है। आपको पता है स्पर्म माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म बहुत ही छोटा होता है और ईच स्पर्म के पास हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू के थ्रू, ये थोड़ा सा जो पार्ट है ना ये वाला, ये मिडल पीस लग रहा है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। तो यही है स्पर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद हम देख रहे हैं और भी सारे इवेंट जो इसके बाद मेंशन किए गए हैं। तो जस्ट छोटे से टाइम में हम समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है, मतलब कि इसका प्लॉइडी लेवल जो होता है वो n है। ओवम भी हैप्लॉइड ही होता है, ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं, इसका भी प्लॉइडी लेवल n है। तो आपको पता है कि ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स, ये नंबर मैं बता रही हूँ, यहाँ याद रखिए ये नंबर है, नंबर। और पेयर्स में अगर ले लो तो जस्ट हाफ कर दो, 23 पेयर्स। लेकिन क्या होता है जब हैप्लॉइड है इसका मतलब कि इसमें टोटल नंबर ही 23 होगा। यहाँ पे नंबर क्या है 23 क्रोमोसोम्स का, स्पर्म में भी और ओवम में भी, दोनों में यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है 23 पेयर्स हैं तो उसमें से एक ही एक होगा सब में, ठीक है। तो स्पर्म्स में 22 प्लस एक जो होता है उसको हम स्पेशली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन समझना है। तो 22 प्लस या तो एक्स हो सकता है या ये भी हो सकता है कि 22 हो प्लस वाई हो। तो ये चीज़ें आपने देख ली। और ओवम में फिक्स है, इसमें 22 प्लस एक्स ही रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको बता दिया कि जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड है, ओवम हैप्लॉइड है। मैंने समझा दिया कि कैसे दोनों का क्रोमोसोम होते हैं, कि मतलब इसमें 22 प्लस एक्स है, 22 प्लस वाई है, दोनों में से एक चीज़ होती है एक स्पर्म में, और इसमें 22 प्लस एक्स फिक्स होता है। तो अब आप एक चीज़ यहाँ देखिए, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है यहाँ पे एक की रोल कौन प्ले कर रहा है, स्पर्म्स करते हैं। बिकॉज ओवम में तो फिक्स है ना, तो कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को, या तो एक्स वाला करा या तो वाई वाला। ये डिसाइड करता है कि जो बेबी फॉर्म होगा दैट विल बी अ गर्ल और अ बॉय। तो ये काम जो है वो स्पर्म का है। तो अगर करेक्टली कहा जाए तो मदर डज नॉट डिटर्मिन द सेक्स ऑफ बेबी,
हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ बेबी, वो मेल है कि फीमेल है, मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल। बट एक्चुअली गाइस अगर कहना ही है तो फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल, बस बायोलॉजिकली तो यही प्रूफ होता है कि फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल। वैसे तो एक्चुअली नो वन इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा एग को ये तो कोई नहीं जानता, इट्स जस्ट अ चांस फैक्टर। तो अब जो चाइल्ड फॉर्म होगा उसमें 22 पेयर्स होंगे। अब यहाँ मैं लिखिए, यहाँ मैं ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने लिखा था, यहाँ भी मैंने नंबर लिखा था। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि जो जाइगोट फॉर्म होगा, मैं किसके बारे में लिख रही हूँ, जाइगोट। तो जो जाइगोट होगा उसमें 22 पेयर्स होंगे और प्लस एक सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा। तो अगर बॉय बन रहा है तो उसमें एक्स वाई होगा, अगर एक बेबी गर्ल बन रही है तो उसमें 22 पेयर्स प्लस एक्स एक्स होगा। तो यही है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्पर्म्स में रिमेन अलाइव इन फीमेल जेनाइटल पैसेज फॉर अ फ्यू डेज बट देयर फर्टिलाइजिंग पावर इज लिमिटेड टू 1 और 2 days ओनली। तो कोपुलेशन के बाद स्पर्म्स कुछ दिन तक फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ज़िंदा रह सकते हैं, पर उनकी फर्टिलाइजिंग पावर सिर्फ 1 या 2 दिन तक होती है। मतलब वो 1 या 2 दिन के अंदर ही फर्टिलाइज कर सकते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सेवरल स्पर्म्स में सराउंडेड है। इस डायग्राम के थ्रू देखिए कि फर्टिलाइजेशन के टाइम कितने सारे स्पर्म्स ने इसको सराउंड किया है, पर एक ही स्पर्म एंटर करेगा। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में थोड़े पहले बताया था कि जो ज़ोन पेलुसिडा लेयर है, जब स्पर्म एंटर करता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके बाद वो एग की मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस इंड्यूस कर देता है जिसकी वजह से बाकी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है। तो ये इंश्योर करने का तरीका है ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस। ठीक है, तो जब स्पर्म एंटर करता है तो टेल जो होती है वो पीछे छूट जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म से समझ लो उसका न्यूक्लियस ही निकल के बाहर आता है और वही न्यूक्लियस इस ओवम में आता है, बाकी सब चीज़ें उसकी पीछे छूट जाती है। और वो जैसे ही ओवम में आएगा फिर क्या करेगा, वो फर्टिलाइजेशन करेगा। स्पर्म न्यूक्लियस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा और जैसे ही स्पर्म एंटर करता है एक केमिकल बैरियर से प्रिवेंट हो जाती है। तो ये मैंने बताया है इसमें। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो अभी इस वीडियो के एंड में भी मैं बताऊंगी इसमें कौन कौन से इस जो पार्ट है वीडियो का उसमें से कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। पर कुछ डायग्राम्स ऐसे होते हैं जिन्हें जनरली तो एग्जाम में नहीं ड्रॉ करने को बोलते, मे भी पूछ भी सकते हैं, पर जनरली उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, अगर मान लीजिए अगर आपको ये डायग्राम देगा तो जनरली ये भी कर सकते हैं बोर्ड में कि वो आपको ये डायग्राम दे देंगे, पर इसमें आपको जो लेबलिंग है वो नहीं देंगे। इंस्टेड आपको ये दे सकते, सपोज पैरामीटर लाइंस इसकी जगह उन्होंने लिख दिया नंबर 4 और आपसे पूछेंगे कि लेबल द पार्ट नंबर 4। तो इसलिए आप डायग्राम्स को ध्यान से देखें, आप तब उन्हें समझ पाएंगे कि विच पार्ट इज़ दैट। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछता है विच इज़ दिस पार्ट, आपको बताना आना चाहिए। तो ये देखिए, ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है। सो ये जस्ट सेल का नाम है, डोंट कन्फ्यूज़ इट विथ वायरस। कुछ लोग इसको इससे भी कन्फ्यूज़ कर लेते हैं, डोंट कन्फ्यूज़ इट। ये जस्ट सेल का नाम रखा गया है, कोरोना रेडिएटा। ये है जोन पेल्यूसिडा, ठीक है, और ये है इसकी पेरीवाइटलाइन स्पेस। तो ये जो है ओवम तो फाइनली एक सिंगल सेल है, लेकिन उसमें भी देखिए उसने कई सेल्स को अपने आसपास रखा है। और फिर ये है ओवम, ये जो पूरा है, और ये है इसका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। तो फाइनली स्पर्म का न्यूक्लियस इसमें से निकलेगा और अंदर आएगा और इसके साथ फ्यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल डाउट जो रहता है वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो कुछ बच्चे ये चीज़ पूछते हैं कि जो ओवम होता है वो तो हैप्लॉइड है, इसका मतलब कि वो मायोसिस से बना होगा। तो 4 ओवम होने चाहिए एक बार में रिलीज़, क्यों एक ही ओवम होता है? जैसे कि आपने जनरली पढ़ा होगा कि जो ओवम होता है या जो मायोसिस होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि मायोसिस, तो आपने पढ़ा होगा ये कि जो मायोसिस है वो उससे 4 सेल्स बनते हैं। इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ 4 डॉटर सेल्स। तो उससे कितने बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो अब लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि 4 ओवम बनने चाहिए और 4 रिलीज़ होने चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रही हूँ। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जो मैं बताने जा रही हूँ सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस इन्फॉर्मेशन के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आई एम टेलिंग यू। तो बेसिकली जो सेल है ये होता है उगोनिया। ये जो सेल होता है ना, ये उगोनिया सेल है। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो उगोनिया सेल है ये फीटल, जब कोई बेबी गर्ल फॉर्म हो रही होती है, जब कोई बेबी गर्ल अपनी मदर के यूट्रस में होती है, उसी टाइम उसमें जो उगोनिया होते हैं उसमें
माइटोसिस से एक डिफ्रेंशिएशन होता है जिससे फाइनली बनते हैं प्राइमरी oocytes। ये प्राइमरी oocytes होते हैं। और इसके पहले एक और चीज़ बता दूं कि माइटोसिस तो बहुत सिंपल है, पर मायोसिस जो होता है, ये जो मायोसिस है ना, ये 2 फेजेस में होता है, जिसे हम कहते हैं मायोसिस 1 और एक मायोसिस 2। तो प्राइमरी oocyte, अब वापस आते हैं, तो उगोनिया का माइटोसिस डिफ्रेंशिएशन होता है, उससे बनता है प्राइमरी oocyte। ये सब फीटल लाइफ में हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? फीटल लाइफ में। व्हेन अ बेबी गर्ल इज इन हर मदर्स यूट्रस, तो ये हो रहा है फीटल लाइफ में। ये हो रहा है फीटल लाइफ में, तो ये फीटल लाइफ में हो रहा है। फिर उसके बाद ये प्राइमरी oocyte इसी स्टेज पे रुक जाता है। ये प्राइमरी oocyte जो है इसी स्टेज पे रुक जाता है। फिर उसके बाद ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है? ये प्राइमरी oocyte, अब ये तो स्टेज पे रुक गया, फीटल लाइफ हो गया, बर्थ हो गई बेबी गर्ल की। अब वो जब प्यूबर्टी पे आ रही तो अब उसका ओव्यूलेशन शुरू होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। तो इसमें क्या होगा? प्राइमरी oocyte जो है वो अब वो असली डिवीजन कर रहा है, अब वो डिवीजन करना शुरू करेगा। तो इतने टाइम तक वो अपने स्टेज पे अरेस्ट रहता है। मतलब आप देख लो कि बर्थ हो गया उस बच्ची का, उसका चाइल्डहुड हो गया, और फिर उसकी प्यूबर्टी हो गई। तो इतने टाइम तक ये इसी स्टेज पे रुका हुआ है। अब ये प्राइमरी oocyte, अब ओव्यूलेशन से पहले क्या होता है? ये प्राइमरी oocyte क्या करेगा? ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब 2 सेल्स में डिवाइड करेगा। तो एक तो जो बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, एक तो जो बन रहा है उसे कहेंगे हम सेकेंडरी oocyte, और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। देखो यहाँ पे कुल मिला के इसका अब कोई काम नहीं होता है। अब ये जो काम कर रही है, अब इसके बाद क्या होगा? ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर डिवाइड करेगी, ये बनाएगी ओवम और एक छोटी सी सेकेंड पोलर बॉडी, ये बनाएगी छोटी सी सेकेंड पोलर बॉडी। तो कुल मिला के एक ही सेल काम का हुआ और एक ही सेल का मेन रोल है फर्टिलाइजेशन में, इसीलिए सिर्फ एक ही ओवम रिलीज होता है। और आपने आगे पढ़ना है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, डाई ओव्यूलर ट्विंस होते हैं, तो एक बार में अगर 2 एग्स रिलीज होते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग प्राइमरी oocyte से रिलीज होंगे ओवम, तब हम कहेंगे वो डाइजाइगोटिक है। कभी ऐसा नहीं होता है नेचर में कि एक ही प्राइमरी oocyte से 2 ओवम रिलीज हो गए और जो ट्विंस बने उससे डाइजाइगोटिक का, नहीं, नेचर में ऐसा नहीं होता है। जनरली एक प्राइमरी oocyte से कुल मिला के एक ही ओवम जो होता है वो काम में आता है और वही रिलीज होता है। ऐसा हो सकता है कि ओवरीज में से 2 प्राइमरी oocyte एक बार में उन्होंने डिवीजन किया और दोनों ने अपना अपना ओवम बनाया, तो दोनों एक बार में रिलीज हुए एक ही साइकिल में, तब हो सकता है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस बने। पर ऐसा कन्फ्यूजन मत अपने दिमाग में लाइएगा कि ऐसा हो गया कि प्राइमरी oocyte ने ही 2 ओवम बना दिए, एक ही प्राइमरी oocyte ने 2 ओवम बना दी, ये चीज़ अपने दिमाग में मत रखिएगा। एक प्राइमरी oocyte से कुल मिला के एक ही ओवम बनेगा, और जब डाइजाइगोटिक ट्विंस का केस आएगा तो ये हो सकता है कि 2 प्राइमरी oocytes ने बना दिया, तो होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन देखते हैं। इम्प्लांटेशन देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं आपके बुक में से, उसे समझते हैं, फिर हम उससे चलेंगे अपने से, मैं उसे समझाऊंगी। तो इम्प्लांटेशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट, तो पहली बात एक चीज़ दिमाग में आप अपने क्लियर कर लो, अच्छे से क्लियर कर लो कि जो जाइगोट है ना ये सिंगल सेल होता है, जिसकी प्लॉइडी लेवल 2n होती है, ये सिंगल सेल होता है। प्लीज़, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि ये एक सिंगल सेल है, तो आप मतलब इसे समझ लीजिए आपकी ये सिंगल सेल ही है, ये एक सिंगल सेल है। अच्छे से मैं बार बार इसे बोल रही हूँ, आप इसे बार बार अच्छे से याद कर लें, दिमाग में बैठा लें कि जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। अब ये जाइगोट 2, 4, 8, 16 सेल्स में ये डिवाइड करता है। तो ये जाइगोट डिवाइड करता है 2, 4, 8 और 16 सेल्स में, ठीक है। तो इसी को हमने कहा क्लीवेज। फिर जब ये यूट्रस में पहुंचता है, बाय द टाइम इट रीचेस यूट्रस इट हैज़ ऑलरेडी फाउंड अ स्मॉल हॉलो बॉल्स ऑफ सेल। तो थोड़ा सा याद रख लो कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये हॉलो बॉल ऑफ न्यूमेरस सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स। तो अब तो जाइगोट ने बहुत सारे सेल्स बना लिए, वो एक हॉलो बॉल सा स्ट्रक्चर बन गया, तो उसी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज अ काइंड ऑफ एम्ब्रियो विच फॉर्म्स अ पिट इन द वॉल, विच वॉल? यूटराइन वॉल। तो यूट्रस की वॉल होती है
जो सबसे इनर वॉल होती है एंडोमेट्रियम, उसमें ये पिट बनाता है और ये उसी में फिक्स हो जाता है। और ये जो फिक्सिंग होती है ना, ओव्यूलेशन के 5 से 7 दिन बाद की होती है। और जब फिक्सिंग हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं, ये फिक्सिंग कहते हैं इम्प्लांटेशन। और उसके बाद वो प्रेगनेंसी कहलाता है। मतलब फिक्सिंग हो गई तभी हम कहेंगे इट इज़ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो हमने समझ लिया इम्प्लांटेशन। अब हम देखेंगे इसको थोड़ा अपने मैं से समझाती हूँ। मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बता दिए हैं। स्टूडेंट्स, हमने देख लिया इम्प्लांटेशन, हमने समझ लिया बुक से। अब मैं से पढ़ाती हूँ। तो इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या है? ये फिक्सिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू एंडोमेट्रियम occurs in 5 to 7 days after ovulation generally and after fertilization। क्या होता है देखो, ये फर्टिलाइजेशन है स्पर्म हैप्लॉइड, ओवम हैप्लॉइड, जाइगोट। ठीक है, ये 2n है। तो उसके बाद इसके डिफरेंट मतलब जाइगोट, अब ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर, अब ये कैसे ब्लास्टोसिस्ट बना, तो इसमें मैंने बताया डिविजन्स हुए, इसको हम क्लीवेज कहते हैं। तो ये जो जाइगोट है ना, जब ये इसमें डिवीजन होता है, उससे हमने कहा क्लीवेज, तो फिर 2, 4, 8, 16 सेल्स का स्ट्रक्चर, उसे हम कह देंगे ब्लास्टोमियर। ठीक है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स जब बन जाते हैं तो हम उसे मोरुला कहते हैं। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टोसिस्ट एक हॉलो बॉल, उसमें बहुत सारे सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स जब बन गए जाइगोट से, जाइगोट बहुत बार डिवाइड किया, उसने बहुत सारे सेल्स बना लिए, तो हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट। ऐसे कि ब्लास्टोमियर्स आपके बुक में मेंशन नहीं है, तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट, उसके बारे में कुछ लिख नहीं रही हूँ। तो मोरुला भी ब्लास्टोमियर से रिलेटेड है। मोरुला मतलब 8 से 10 ब्लास्टोमियर तक के स्ट्रक्चर को हम मोरुला कह देंगे। तो मोरुला फिर फर्दर डिवाइड करता है, मोरुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट। तो ये बेसिकली मोरुला ब्लास्टोसिस्ट कुछ नहीं है, जाइगोट जैसे था सिंगल सेल, उसने बहुत सारे माइटोसिस कर लिए। तो अब जो उसके बाद की स्टेज है उसने हमने कह दिया ब्लास्टोसिस्ट है भाई। अब यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने जाइगोट के डिफरेंट स्टेजेस बता दिए आपको। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, तो ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमर्स होते हैं। ब्लास्टोमर्स मैंने आपको जनरली बता दिया, 8 से 10, 2, 4, 8, 16, ये जो सेल स्टेज हो गए इसको हमने ब्लास्टोमियर कह दिया। तो इसमें जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना, ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये अपने आप को लेयर्स में अरेंज करते हैं। इसकी हम आउटर लेयर को कह देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इसकी हम आउटर लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मास को हमने कह दिया वो जो अंदर होता है, मतलब ये आउटर लेयर उसको ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला जो लेयर है उसको हम इनर सेल मास ही कहते हैं। तो इनर सेल मास वो अंदर है और ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है किसकी? ब्लास्टोसिस्ट की। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होती है यही एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। तो कुल मिला के यही अपने आप को एंडोमेट्रियम से अटैच कराती है। ये आपको ध्यान रखना है कि यही अपने आप को एंडोमेट्रियम से अटैच कराती है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट किसकी लेयर है? ये ब्लास्टोसिस्ट की लेयर है, ये बात याद रखिए। ज़रूरी नहीं आपके सिलेबस में नहीं दिया, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके अंदर ब्लास्टोमियर्स होते हैं, सेल्स। मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स हैं वो अपने आप को अरेंज कर लिया उन्होंने एक आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट बना दिया, और अंदर के जो लेयर होते हैं उसे हम इनर सेल मास कहते हैं। तो ट्रोफोब्लास्ट ही कुल मिला के अटैच करता है एंडोमेट्रियम से। तो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे इसके बाद। पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं। तो कुल मिला के जो स्पर्म्स हैं वो वजाइना से होते हुए ओविडक्ट में पहुँचे। अब इसे आपको मतलब ये जो आपको सेपरेटली ओव्यूलेशन समझा रही थी बुक में, तो अब ये कुल मिला के एक समराइज़ करके एक फिगर में इस बुक में दे दिया गया है। ये ओव्यूलेशन दिखाया गया है, यहाँ पे फॉलिकल्स को डेवलप होता हुआ बताया गया है, फिर यहाँ कॉर्पस लूटियम भी दिखाया गया है, फिर यहाँ दिखाया गया है कि एक एग रिलीज़ हो रहा है। तो कुल मिला के फॉलिकल्स डेवलप हुए। ठीक है, फिर एक फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना, उसकी डेवलप स्टेज है। मतलब फॉलिकल्स जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे एक फॉलिकल है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, प्राइमरी, टर्शियरी, ग्राफियन, फिर ग्राफियन फॉलिकल है। अब जब फॉलिकल रप्चर करता है तो उससे ओवम रिलीज़ हो जाता है, और बाकी का जो बचा हिस्सा है फॉलिकल का, ओवम, मान लो ये एग है, ये रिलीज़ हो गया, तो बाकी का जो बचा हिस्सा है वो कॉर्पस लूटियम बनाता है। तो अब यहाँ पे इस फिगर में ध्यान से देखें, ये जो एग है ये फर्टिलाइज़ हो रहा है। तो अब ये एग फर्टिलाइज हो गया। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन होता है। एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस लूटियम रिग्रेस करा, मेंस्ट्रुएशन हो गया। पर अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस नहीं करता। ये डाउट जो है वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है।
तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि जब फर्टिलाइजेशन होती, जब प्रेगनेंसी होती, तो भाई कॉर्पस लूटियम फर्टिलाइजेशन से लेकर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम रिग्रेस नहीं होता है, वो प्रेगनेंसी कंप्लीट होने तक सस्टेन करता है। तो ये चीज़ आप समझ लें कि कॉर्पस लूटियम तभी रिग्रेस होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर हो गया फर्टिलाइजेशन तो पूरी प्रेगनेंसी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती कॉर्पस लूटियम रहता है। वो क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है, तभी तो एंडोमेट्रियम की लेयर इंटैक्ट रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं सीक्रेट होगा तो एंडोमेट्रियम वॉल तो शेड हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए कॉर्पस लूटियम का होना ज़रूरी है, इसीलिए कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी के एंड तक रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम में ये ओविडक्ट में दिखाया गया है पूरा डायग्राम। तो ये फर्स्ट माइटोसिस हुआ, यहाँ फर्स्ट माइटोसिस मतलब ये जाइगोट का फर्स्ट माइटोसिस है। फिर इसने 2 सेल स्टेज बनाई, 4 सेल स्टेज बनाई, मेनी सेल स्टेज बनाई और फिर फाइनली ये ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। तो आपको बस यही चीज़ याद रखना है कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब अब मैं थोड़ा सा ओव्यूलेशन पढ़ा रही हूँ, तो ओव्यूलेशन में आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है। यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली लिख देती हूँ, आई होप सो इट्स क्लियर या। तो अब देखिए ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब मैं ओव्यूलेशन पे जा रही हूँ तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये फर्टिलाइजेशन में कहाँ से आ गया, तो ये चीज़ नहीं, क्योंकि अभी मैं ओव्यूलेशन में थोड़ा सा आपका फ्लैशबैक लेने के लिए मैं बता रही हूँ। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, ये जब रप्चर होता है, ठीक है, ये जब रप्चर होता है तो क्या रिलीज़ होता है, ओवम, ठीक। ओवम तो रिलीज़ हो गया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ क्या होगा, इससे बनेगा कॉर्पस लूटियम। और आपको पता है कि ये कॉर्पस लूटियम जो है, ये जो कॉर्पस लूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो एक काम करता है ये कि मतलब ये हार्मोन सिक्रीशन करता है, तो ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया, ठीक है, अगर ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो गया तो कॉर्पस लूटियम सस्टेन करेगा, ठीक है, ये रहेगा। कब तक रहेगा, टिल कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन या प्रेगनेंसी। तो टिल कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, जब तक प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये कॉर्पस लूटियम रहेगा। ये कॉर्पस लूटियम करता क्या है, जनरली इसका फंक्शन देखा जाए तो ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन करता क्या है, इट प्रिवेंट्स एंडोमेट्रियम फ्रॉम शेडिंग, मतलब ये एंडोमेट्रियम लाइन को जो है, या हम ये कह सकते हैं बेसिकली ये एंडोमेट्रियम को सस्टेन कराता है, मतलब एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है यूट्रस की इसको शेड नहीं होने देता है, ये एंडोमेट्रियम को सस्टेन कराता है। तो अगर ये प्रोजेस्टेरॉन नहीं सीक्रेट होगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो शेड होएगी और फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इट्स नो फर्टिलाइजेशन, तो फिर क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन, देन मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है और कॉर्पस लूटियम क्या करता है, सस्टेन। तो बस यही चीज़ आपको समझानी थी कि ये जो कॉर्पस लूटियम है ये सस्टेन करता है। इफ नो फर्टिलाइजेशन देन मेंस्ट्रुएशन हैपेंस, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम सस्टेन करेगा। कब तक सस्टेन करेगा, प्रेगनेंसी के एंड तक वो सस्टेन करेगा। सो नाउ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड ओनली व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट अटैचेस टू एंडोमेट्रियम। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ब्लास्टोसिस्ट ने नहीं अटैच किया, वो अपने आप को फेल कर गया एंडोमेट्रियम से अटैच करने में, तब वो प्रेगनेंसी नहीं कहलाएगा। प्रेगनेंसी तभी कहलाता है जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, या जब कोई हम कह दें कि जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच कर लेता है एंडोमेट्रियम से, यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है, तभी प्रेगनेंसी कहलाएगी वो। अब नोट करने को एक चीज़ है, जब एग फर्टिलाइज होता है, मतलब एक एग फर्टिलाइज हो गया, एक स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, तो बाकी के स्पर्म्स का क्या होगा, दे विल डाई एंड डिसइंटीग्रेट। तो ये उनका फेट होता है कि बाकी के स्पर्म्स जो होते हैं वो डाई और डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टेजेस। तो जाइगोट क्या है, ये सिंगल सेल स्टेज है। जाइगोट क्या है, ये है सिंगल सेल्ड स्टेज, ठीक है, ये यूनियन से बना है स्पर्म और एग के, तो ये सिंगल सेल स्टेज को हम कहेंगे जाइगोट। तो ये जो एम्ब्रियो होता है ना, ये जब 3 वीक्स, मतलब जाइगोट है, अब उसमें ढेर सारे डिविजन हुए, इम्प्लांट हो गया, तो एम्ब्रियो 3 वीक्स, मतलब 3 वीक्स जो होता है जेस्टेशन तक, उतने तक वो कहलाएगा एम्ब्रियो, ठीक है, 3 वीक्स तक।
तो एम्ब्रियो जो होता है वो एक पी के साइज़ का होता है, मतलब एक मटर के दाने के साइज़ का होता है। एंड यू कैन नॉट से दैट इट रिजेंबल्स अ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल रिजेंबल नहीं करता। तो एम्ब्रियो के स्टेज तक क्या होता है कि मेन जो बॉडी पार्ट्स है ना और वो इंटरनल ऑर्गन्स, तो मेन बॉडी पार्ट्स और इंटरनल ऑर्गन्स ये दोनों शेप अप हो चुके होते हैं। तो शेप अप, तो यहाँ तक ये शेप अप हो गया होता है। एडवांस्ड एम्ब्रियो 5 वीक पे कहेंगे। और फीटस क्या होता है, देखो फीटस जो होता है मतलब उसमें लिम्स हो जाते हैं। लिम्स जब डेवलप हो गए तो लिम्स डेवलप हो जाते हैं तो आप फीटस को देख के कह सकते हैं हाँ ये ह्यूमन बीइंग को रिजेंबल करता है। तो फीटस ऐसा स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन बीइंग को रिजेंबल करे, ऐसा स्टेज है जाइगोट का जो ह्यूमन बीइंग को रिजेंबल करे। तो ये जो है ये जेस्टेशन स्टेज नहीं है जाइगोट की, डोंट कंफ्यूज। ये बस यही 3 स्टेज है, जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस। तो जैसा कि हमने कहा कि ये 8 वीक से लेकर मतलब पूरा जेस्टेशन कंप्लीट होने तक 8 वीक्स ऑनवर्ड्स, तो इसको आप फीटस कह देंगे, ठीक है। या 8 वीक्स मतलब समझ लो मतलब ये 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स ऑनवर्ड्स इसको आप फीटस कहेंगे। तो प्रेगनेंसी पूरी 9 मंथ्स की होती है। तो उस पूरे 9 मंथ्स में जब पहला तो सबसे पहले जाइगोट होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर बता रही हूँ। फिर उसके बाद एम्ब्रियो होता है प्रेगनेंसी के 3rd वीक तक, उसको हम एम्ब्रियो कहेंगे। फिर फीटस क्या कहेंगे 8 वीक ऑनवर्ड्स। 8 वीक ऑनवर्ड से वो फीटस कहलाएगा क्योंकि उसके लिम्स अपीयर करते हैं। अब वो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग से रिजेंबल करने लगता है, वो थोड़ा दिखने में ह्यूमन बीइंग लगता है, तो इट रिजेंबल्स टू ह्यूमन बीइंग्स। मैंने यहाँ लिख दिया है लिम्स अपीयर, उसके लिम्स अपीयर करते हैं। और फिर उसके बाद से मतलब जब तक वो पैदा नहीं हो जाता उसे हम फीटस ही कहते हैं। अब उसकी रिजेंबलेंस हो गई है। और एक चीज़ मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊँ कि जो स्टेथोस्कोप होता है उसको डॉक्टर्स यूज़ करते हैं बेबी की हार्ट साउंड सुनने के लिए। तो प्रेगनेंसी के 1 मंथ तक हार्ट फॉर्म हो जाता है। तो अगर डॉक्टर्स केयरफुली मतलब जब लगाते हैं स्टेथोस्कोप तो वो सुनते हैं ध्यान से बेबी की हार्ट बीट को। जेस्टेशन एक्चुअली प्रेगनेंसी को ही कहते हैं, इट इज़ अ सिनोनिम ऑफ प्रेगनेंसी। तो ह्यूमंस में ये 280 डेज़ का होता है या 9 मंथ्स का होता है, ठीक है। अब तो जेस्टेशन हम प्रेगनेंसी को ही कहते हैं, इट्स अ सिनोनिम ऑफ प्रेगनेंसी। और जेस्टेशन ह्यूमंस में, ये हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस में, जेस्टेशन की ह्यूमंस में बात करें, मैंने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिख दिया। ह्यूमंस में ये 280 डेज़ का होता है। ये जो पूरा पीरियड है ये 280 डेज़ का होता है। इसको हम 9 मंथ्स कह सकते हैं, पर आपको 280 डेज़ लर्न करना है, ठीक है। ये लर्न कर लेना। और ये जो 280 डेज़ है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन। सो 280 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मदर्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन से लेकर पूरे 9 मंथ्स तक ये जेस्टेशन कहलाएगा प्रेगनेंसी। अब इसको हम थोड़ा बुक से देख लेते हैं। So now we will see amniotic fluid. In the early stages of gestation, the implanted blastocyst mass of cells develops a number of extra embryonic membranes to protect the developing embryo and provide it with nutrition as it develops. These membranes are amnion, chorion, eleontis and placenta. तो जैसे जेस्टेशन का अर्ली फेज होता है, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो अपने अराउंड बहुत सारे मेम्ब्रेन्स बना लेता है। उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है कि उसे डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देनी है, उसे न्यूट्रिशन देना है। तो इन मेम्ब्रेन्स के बारे में 3-3, 4-4 मेम्ब्रेन्स हमें यहाँ बुक में दी गई है। तो सबसे पहला दिया है एमनियन, फिर उसके बाद इसने दिया है कोरियन, फिर एलोन्टिस और फिर प्लेसेंटा। इन सब का एक वाइटल रोल होता है फीटस के डेवलपमेंट में और उसे बर्थ तक, उसे डिलीवरी तक बहुत अच्छे कंडीशन में रखने में इन सब का बहुत रोल होता है। एमनियन इज अ सैक विच डेवलप्स अराउंड द एम्ब्रियो इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एलोन्टिस। तो एमनियन जो होता है वो एलोन्टिस के फॉर्मेशन से पहले ही डेवलप हो जाता है। और एक फ्लूइड जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियन और एम्ब्रियो के बीच प्रेजेंट होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या होते हैं, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है फिजिकल डैमेज से, फॉर एग्जांपल जर्क्स या मैकेनिकल शॉक्स। मान लो अगर मदर है वो गिर जाती है तो चांसेस है कि उसके एम्ब्रियो पे चोट लगे, ठीक है। तो उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा एमनियोटिक फ्लूइड। वो जर्क या शॉक, मान लो शॉक लगा तो शॉक को फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा और एम्ब्रियो तक पहुंचने में रोकेगा। फिर सेकंड पार्ट होता है, उसका सेकंड फंक्शन क्या है कि वो इवन प्रेशर रखता है। एम्ब्रियो के अराउंड प्रेशर इवन होना चाहिए, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो अगर इवन प्रेशर नहीं होगा तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ उसकी टिश्यूज़ हो सकता है डैमेज हो जाए, जहाँ कम होगा तो इस तरह एक
अनइवन सा डेवलपमेंट हो जाएगा उसमें। तो इसी को सही करने के लिए इवन प्रेशर चाहिए उसके चारों तरफ। अलाउइंग द फीटस सम रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, अगर एक फ्लूइड है एकदम सॉलिड रहेगा तो फीटस मूवमेंट नहीं कर पाएगा, फ्लूइड है तो आराम थोड़ा बहुत फीटस मूवमेंट कर सकता है। प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ फीटस टू एम्नियन, अब एम्नियन और एम्ब्रियो के बीच प्रेजेंट है तो ये स्टिक करने से रोकता है, फीटस स्टिक नहीं करता एम्नियन से, इसी वजह से क्योंकि एम्नियोटिक फ्लूइड है वहाँ पे। अब मैं पढ़ाती हूँ एम्नियन और एमनायोटिक फ्लूइड, ऐसे हम लिख के समझेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्स डिफरेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स टू प्रोटेक्ट एम्ब्रियोज एंड प्रोवाइड विद न्यूट्रिशन, ये जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है अब इसे देखें। तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है मैंने बताया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप करता है, उसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन। मेम्ब्रेन्स है एम्नियन, कोरियन, एलॉन्टिस एंड प्लेसेंटा। एम्नियन डेवलपमेंट प्रीसीड्स एलॉन्टिस डेवलपमेंट, जो मैंने बताया है कि एम्नियन का जो डेवलपमेंट होता है वो एलॉन्टिस के डेवलपमेंट से पहले हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा है एम्नियन डेवलपमेंट प्रीसीड्स एलॉन्टिस डेवलपमेंट। फ्लूइड दैट फिल स्पेस बिटवीन एम्नियन एंड एम्ब्रियो, अभी हमने बुक में पढ़ा। सो any of you can answer, so please answer, pause the video and answer it. So I hope so everyone remembers. So the answer is amniotic fluid. Okay, now functions of amniotic fluid are protection of embryo from physical damage and providing even pressure around the embryo, etc. So these are the functions of amniotic fluid. Now we will see placenta. So placenta is also an extra embryonic membrane, as well as placenta also acts as an endocrine gland. So you have to remember that placenta is an extra embryonic membrane, and as it acts as an endocrine gland, तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि प्लेसेंटा जो होता है एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी है और साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड का भी फंक्शन करता है। Now we will read the placenta by the book and understand it line by line. I am providing line by line explanation so that your concept is clear to the maximum level. Okay. Now the growing embryo or the fetus, 8 weeks old with human-like appearance, is a living organism. Of course, it's a living organism, and कोई भी living organism है, so it needs foods and it needs oxygen. Food and oxygen you also need to survive. All organisms need it. So similarly, the embryo or the fetus needs it. And any organism, if it takes food, it takes oxygen, it also excretes some wastes. So fetus also similarly excretes nitrogenous waste and carbon dioxide, which need to be continuously removed. These special functions are performed by a structure called placenta. So placenta is the structure which helps not only in excreting out the waste from the embryo, but also provides important nutrients and other things to the embryo. Placenta is a disc-like structure. So you have to remember that placenta is a disc-like structure and it's attached to the uterine wall. A cord containing blood vessels connects placenta with the fetus. This is umbilical cord. तो एक कॉर्ड होती है जो प्लेसेंटा को फीटस से कनेक्ट करती है, मतलब प्लेसेंटा इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फीटस बट अ कॉर्ड, umbilical cord, connects the fetus. Now we will understand the formation of placenta. The placenta is formed of two sets of minor finger-like projections called villi. One set of villi are given out by uterine wall and the other set by an extension alontis from the embryo. तो अभी हमने पढ़ा था कि alontis जो है वो भी एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन उसे ध्यान से देखते हैं। जो प्लेसेंटा होता है दो सेट्स ऑफ विलाई से बनता है। विलाई जो होते हैं बहुत माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं विलाई। तो विलाई जो होते हैं, एक विलाई देता है यूटेराइन वॉल और एक विलाई देता है एलॉन्टिस, आता है मदर से, और एक विलाई आता है एम्ब्रियो से। ये दोनों विलाई आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं पर ये कभी एक दूसरे में ओपन नहीं होते हैं।
तो यहाँ पे जो मदर का ब्लड होता है इट कम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एम्ब्रियोज ब्लड बट नेवर मिंगल्स। ओके, यहाँ आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि एम्ब्रियो का ब्लड जो होता है वो मदर के ब्लड के क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है प्लेसेंटा में, लेकिन वो कभी भी वो मिंगल नहीं करता एक दूसरे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा। तो ये जो है यूटराइन वॉल है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों का पैसेज हमें बताया गया कैसे है। ये है फीटस। प्लेसेंटा होता है बहुत ही ज़्यादा, इसका इम्पोर्टेंस है। ये मदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितना भी ऑक्सीजन है, सब ले आता है, एम्ब्रियो तक पहुंचाता है और एम्ब्रियो से सारा वेस्ट, सारा कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में पहुंचा देता है, जिससे वो एक्सक्रीट होता है। The fetal or embryo's blood brought to it by an artery contains carbon dioxide, urea, etc. excreted by the fetus. तो आर्टरी जो होती है, जो फीटस से निकलती है, वो ढेर सारा वेस्ट, यूरिया सब ले जाती है जो फीटस एक्सक्रीट करता है, और ये बहुत ही फाइन कैपिलरीज से प्लेसेंटा के जाता है और इसी के पास मदर की कैपिलरीज और ब्लड साइनसेस भी होती हैं। ठीक है, प्लेसेंटा बेसिकली यहाँ दिया है, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन इस्टेब्लिश बिटवीन द फीटल मेम्ब्रेन एंड द यूटेराइन वॉल परमिटिंग डिफ्यूजन ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड टू दैट ऑफ द ग्रोइंग फीटस एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड ऑफ फीटस टू दैट ऑफ द मदर। तो ये बेसिकली एक इंटीमेट कनेक्शन भी है। अब फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। ये है फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा अलाउज डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मदर टू द फीटस एंड फ्रॉम द फीटस टू द मदर, जैसे मैंने बताया। तो इस चार्ट को आप थोड़ा समराइज कर लें। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मदर से फीटस में यूटिलाइजेशन किया जाता है, मतलब जो फीटस होता है वो इन सब चीज़ों को यूज़ करता है। पहला सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन यूज़ करता है, ग्लूकोज यूज़ करता है, अमीनो एसिड्स यूज़ करता है, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल्स। तो ये सारी चीज़ें हम हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ये सब हायर क्लासेस में 11th 12th में हम पढ़ेंगे। अब विटामिन जाते हैं मदर से फीटस में, मिनरल आयंस जाते हैं जैसे Na, K, Ca, Cl, कुछ ड्रग्स भी जाते हैं, अल्कोहल्स, निकोटीन भी जाता है, एंटीबॉडीज, वायरसेस। तो मदर को अगर कोई वायरस इन्फेक्शन है तो वो फीटस में भी पहुंच सकता है। ठीक है, और अगर मदर अल्कोहल कंज्यूम करती है, चाहे निकोटीन कंज्यूम करती है या कोई ड्रग्स, तो वो भी प्लेसेंटा के थ्रू चले जाते हैं। अब फीटस से मदर के ब्लड में क्या जाता है, उसके कैपिलरीज पे जाता है तो एक्सक्रीट हो जाता है। क्या जाता है एग्जैक्टली? कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, यूरिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ कोर्स होगा ही होगा, यूरिया जाता है और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, मेनली वेस्ट आप कह सकते हैं जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं परमिएबिलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की परमिएबिलिटी क्या है? ठीक है, तो प्लेसेंटा इज परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस। ऑफ कोर्स यहाँ चार्ट में भी हमने देखा था ऊपर कि प्लेसेंटा जो होता है रेस्पिरेटरी गैसेस को आने जाने देता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो एंटीबॉडीज, बट इट डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ जर्म्स फ्रॉम द मदर टू द फीटस। पर यहाँ तो उसने लिख दिया कि नहीं, तो जर्म्स का पैसेज अलाउ ही नहीं करता। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ वायरसेस कैसे जाते हैं मदर से फीटस में? तो कुछ वायरसेस चले जाते हैं, जैसे कि इसके पीछे का रीज़न हम हायर क्लासेस में देखेंगे। तो कुछ वायरसेस जैसे कि HIV जो एड्स का वायरस होता है, और प्लेसेंटा से ये फीटस में पहुंच जाता है। कब होता है? जब मदर इन्फेक्टेड होती है, तो ये वायरस मदर के थ्रू फीटस में पहुंच जाता है। अब प्लेसेंटा क्यों है नेचर में? प्लेसेंटा इसलिए है कि अगर एक डायरेक्ट कंटिन्यूटी रहेगी मदर के ब्लड में और फीटस में, तो क्या होगा? मदर का ब्लड जो है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है और एम्ब्रियो जो होता है उसकी टिश्यूज़ बहुत ही डेलिकेट होती हैं। तो वो जो प्रेशर है उनकी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देगा, उसे ख़राब कर देगा। तो इसीलिए प्लेसेंटा ज़रूरी है, जो एम्ब्रियो एक तरह से मदर के ब्लड के प्रेशर से भी प्रोटेक्ट रखता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रेजेंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन यूरिन प्रोवाइड सर्टेन टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो यूरिन में भी आता है, इसी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट है उनके थ्रू ये डिटेक्ट हो जाता है अगर प्रोजेस्टेरॉन है कि प्रेग्नेंट है कि नहीं लेडी। तो यहाँ पे ये बताया है इसने। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये है
कि प्लेसेंटा जो है क्या क्या हार्मोन सिक्रीट करता है। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि प्लेसेंटा करता क्या है हार्मोन सिक्रीट। तो हमें याद रखना है कि प्लेसेंटा, मैंने बताया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी है, साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। प्लेसेंटा सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, ठीक है, इट सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, it secretes HCG, it secretes HPL, it secretes and other hormones also, so we can write etc. so HCG क्या होता है? ये होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, लिख देती हूँ मैं ऐसे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और HPL होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट आई एम टेलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन दैट प्लेसेंटा सिक्रीट्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, HPL, आई एम राइटिंग। तो अभी ये सब जो है आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपको लर्न करना है। और चीज़ लर्न करनी कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है इट्स प्रेजेंट इन यूरिन ऑल्सो। सो प्रोजेस्टेरॉन is present, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब होती जा रही है, पर आप यहाँ देखिए कि प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेजेंट इन यूरिन विच प्रोवाइड्स सर्टेन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी, विच प्रोवाइड्स सर्टेन टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। मतलब अगर यूरिन में प्रोजेस्टेरॉन है तो इट मीन्स दैट अ लेडी इज प्रेग्नेंट। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं इन डायग्राम को, क्या है इस डायग्राम में, हम ये देखते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम जिसे हमें देखना है। जनरली क्या होता है, ऐसे डायग्राम्स देते हैं और वो आपसे ये चीज़ हाइड कर लेंगे। मान लो ये एलोंटिस है तो इसे हाइड करके इसे नंबर लिख देंगे आप, नंबर 1 या नंबर 2, और कहेंगे आप इसे लेबल करो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बात बार बार कि आपको हर एक डायग्राम को ध्यान से देखना है, डायग्राम को भी देखना है और एग्जैक्टली लेबल्स को भी देखना है, कौन सा पार्ट क्या है। ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते, बिकॉज ये एकदम इजी होता है। अगर आप डायग्राम ध्यान से देख लो, उसे समझ लो अच्छे से, उससे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से कि हाँ ये चीज़ है, ये पार्ट ये चीज़ है, तो आप एग्ज़ाम में कभी भी घबराओगे नहीं। और ये इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजीली आराम से आप कुछ मार्क्स आराम से सिक्योर कर लोगे इन्हीं डायग्राम्स की वजह से। तो डायग्राम्स अच्छे से देख के जाओ, हर एक लेबलिंग ध्यान से देख लो, और एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे लेबल दिस पार्ट, तो आराम से नंबर्स आ जाओगे। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और डायग्राम नहीं देखा तो फिर तो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यू हैव टू सी द डायग्राम। तो ये दो डायग्राम्स लिए हैं इसने। पहला तो एक डायग्राम लिया गया है वो जब एम्ब्रियो छोटा एकदम, मतलब वो अच्छे से डेवलप नहीं हुआ, अरे फुल्ली फॉर्म्ड बेबी का लिया गया है। तो ये दोनों डायग्राम्स के थ्रू हमें इजीली एक्सप्लेन किया गया एग्जैक्टली कि हर पार्ट कौन कौन सा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो मेन पार्ट्स हैं, मतलब सबसे पहले हम प्लेसेंटा देखते हैं। ये देखो यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है और यहाँ पे प्लेसेंटा, जो इस वाला डायग्राम प्लेसेंटा डेवलप हो चुका है। तो दिस इज प्लेसेंटा इज दिस डायग्राम एंड हियर इज द डेवलपिंग प्लेसेंटा। ये जो है एलोंटिस है और यहाँ पे एलोंटिस भी नहीं बताया गया, इस डायग्राम में नहीं बताया गया एलोंटिस। तो जितना जितना बताया गया उतना यू हैव टू क्लियर विथ योरसेल्फ। तो अब हम देखते हैं ये एलोंटिस हो गया और ये है योक सैक, ठीक है, ये योक सैक है। फिर ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसलिए यहाँ भी लेबल किया, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये थोड़ा सा मैं डायग्राम आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, तो मैं अच्छे से बता भी दे रही हूँ, तो आपको इसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। तो ये रहा अम्बिलिकल कॉर्ड और ये है एम्ब्रियो। यहाँ पे एकदम बिल्कुल कम डेवलप हुआ है और ये पूरा फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है, ठीक है। ये है एमनियोटिक फ्लूइड, तो एमनियोटिक फ्लूइड है ये। एमनियोटिक फ्लूइड देखो यहाँ पे ये एमनियोटिक फ्लूइड बना है, ठीक है। एमनियोन क्या है, ये वाला एमनियोन है और यहाँ पे इसने एमनियोन बनाया है। कुछ वेन्स और कुछ आर्टरीज भी यहाँ लेबल की गई हैं, ठीक है। फिर ये है माउथ ऑफ यूटेरस और ये है मस्कुलर वॉल ऑफ यूटेरस।
अब हम पार्ट्यूरेशन समझ लेते हैं। तो पार्ट्यूरेशन समझते हैं। तो द फुल टर्म डेवलपमेंट ऑफ embryo in the uterus is called gestation. So the full term development of the embryo in the uterus is called gestation. In humans it lasts for about 280 days या 9 months कह दो. So at the time of birth, the baby is pushed out by powerful contractions of the muscles of uterus head first. तो देखिए जनरली क्या होता है कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 280 डेज़ का होता है. तो ह्यूमंस में 280 डेज़ का होता है. एग्जाम्पल के स्नेक्स में 3 मंथ्स का होता है. ऐसे बहुत सारे अलग अलग लिविंग बींग्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आपको अलग अलग जेस्टेशन पीरियड देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पे ह्यूमंस का हमें पढ़ाया जा रहा है, तो ह्यूमंस का ध्यान रखना है कि 280 डेज़ या 9 मंथ्स का होता है. और बर्थ के टाइम में क्या होता है, यूट्रस में बहुत सारी पावरफुल कंट्रैक्शंस होती है जिसकी वजह से बेबी एक्सपेल आउट होता है. तो जनरली क्या होता है कि जो हेड होता है वो पहले बेबी जब एक्सपेल होता है या डिलीवर होता है यूट्रस से, तो जनरली उसका हेड पहले बाहर निकलता है. तो ये चीज़ आपको प्रोग्रेस चेक में पूछेगा आगे, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए. हेड जनरली बाहर निकलता है पहले, बट बहुत सी बार ऐसे भी होता है कि बेबी कुछ बेबीज़ में पहले उनके पैर बाहर निकलते हैं. तो उसे नॉर्मली हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि ये तो उल्टा पैदा हुआ है, उल्टा पैदा हुआ है. तो उल्टा पैदा या पग पायला ऐसे बच्चों को कहा जाता है. तो ये तो चीज़ हो गई कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं. तो पग पायला नथिंग एल्स बट ऐसा बेबी जिसके पहले लेग्स बाहर आए हों एट द टाइम ऑफ एक्सपेलिंग आउट फ्रॉम हिज और हर मदर्स यूट्रस. तो उसमें उसके पहले लेग बाहर आए हों, तो ऐसे बेबी को हम कहेंगे, जो सोसाइटी में कहा जाता है पग पायला, ऐसे ही बच्चों को कहा जाता है. नॉर्मली तो ऐसे हेड पहले बाहर आता है. ठीक है. इन फ्यू मिनट्स द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड श्रिंक कैन बी टाइड एंड कट. तो जैसे ही डिलीवरी हो गई, बेबी डिलीवर हो गया, उसके कुछ मिनट बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड पे वो श्रिंक कर जाते हैं, बिकॉज अब तो उनका कोई यूज़ नहीं है. बेबी को जितना अभी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना था मदर की यूट्रस में वो तो उन्होंने करा दी. अब बेबी बाहर आ चुका है, डज नॉट नीड एनी न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर नाउ, डायरेक्टली फ्रॉम मदर्स ब्लड. तो इसलिए उसका कोई काम नहीं, वो श्रिंक कर जाते हैं और उनको काट भी सकते हैं, डॉक्टर्स कट करते हैं. इसके बाद आफ्टर अबाउट 15 मिनट प्लेसेंटा ब्रेक्स फ्रॉम द यूट्रस एंड इट इज़ एक्सपेल्ड आउट एज आफ्टर बर्थ. तो बेबी जब डिलीवर हो जाता है, जब जो इन्फेंट है वो डिलीवर हो जाता है अपनी मदर की यूट्रस से बाहर आ जाता है, उसके 15-20 मिनट बाद क्या होता है, प्लेसेंटा यूट्रस से बाहर निकलता है. मतलब 15 मिनट्स बाद क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है. और इसी को हम आफ्टर बर्थ कहते हैं. इसे क्या कहते हैं हम, आफ्टर बर्थ. तो हम टू पे अटेंशन है. यूट्रस होता है, अब तो जैसे बेबी को एकोमोडेट करने के लिए यूट्रस जो होता है बहुत स्ट्रेच हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है. तो आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखें तो उनका पेट बहुत बाहर निकल जाता है. तो ये जो यूट्रस होता है बेबी की डिलीवरी के कुछ दिन बाद ये अपने शेप में वापस चला जाता है. मतलब इट्स वेरी इलास्टिक. इससे एक पता चलती है कि वो बहुत इलास्टिक है. बेबी के टाइम वो इतना ज़्यादा स्ट्रेच करता है उसे एकोमोडेट करने के लिए, और उसके डिलीवरी कुछ दिन बाद इट कम्स बैक टू अ नॉर्मल. नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बेबी इट्स गिवन हियर. So now the umbilical cord in the baby is still intact. This is the umbilical cord. Okay, so it connects it to the placenta. तो अब ये umbilical cord दिखाया जा रहा है जब बेबी डिलीवर हो चुका है. Now parturition is the act of expelling full term fetus. तो यहाँ full term fetus एक कीवर्ड है, इसलिए मैंने इसको लिखा भी है. तो फुल टर्म फीटस पे ध्यान दें, ये कीवर्ड है. जब आप पार्ट्यूरेशन लिखें तो पार्ट्यूरेशन के आपको डेफिनेशन में फुल टर्म फीटस तो लिखना ही लिखना है. ठीक है. नाउ तो जो पार्ट्यूरेशन होता है वो क्या होता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग. मतलब मदर के यूट्रस से इन्फेंट का या जो भी बेबी है उसका बाहर आना. फुल टर्म फीटस मतलब फुल्ली डेवलप्ड फीटस का बाहर आना एट द एंड ऑफ जेस्टेशन. ओके, एट द एंड ऑफ जेस्टेशन इज कॉल्ड पार्ट्यूरेशन. तो जो न्यूबॉर्न होता है वो अपनी, जब वो न्यूबॉर्न कोई बेबी जब पैदा होता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो रोता. सबसे पहले उसकी जो आवाज़ होती है रोने की, वो क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है कि वो बेबी का रेस्पिरेटरी पैसेज क्लियर कर देता है. तो इसीलिए ये ध्यान देते हैं लोग कि बच्चा रो रहा है, रोया है कि नहीं डिलीवरी, जैसे वो बच्चा आया दुनिया में वो रोया है कि नहीं. तो बच्चे जो रोते हैं वो एक नेचर का प्रोसेस होता है ताकि बच्चे की रेस्पिरेटरी पैसेज क्लियर हो जाए. ठीक है. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्विंस, फ्रैटर्नल एंड आइडेंटिकल. टाइप्स ऑफ ट्विंस के बारे में हम पढ़ेंगे. सो नाउ वी विल सी ट्विंस. ट्विंस मतलब क्या होता है, जब किसी लेडी को एक साथ 2 बेबीज़ होते हैं तो उसे ट्विंस कहते हैं. वैसे तो नेचर में
कुछ लेडीज़ ऐसी जिनको एक साथ 3 बेबीज़ होते हैं, 4 बेबीज़ होते हैं, तो उनको ट्रिपलेट्स कहेंगे, 3 को, 4 को क्वाड्रुपलेट्स कहेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे ट्विन्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, हमारी बुक में यही चीज़ दी है। तो ट्विन्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ एग। हम एग के बेस पे डिसाइड करते हैं कि कैसे। अब कैसे डिसाइड करते हैं ये हम देखते हैं। तो पहला तो एक टाइप हो गया फ्रैटर्नल ट्विन्स, ठीक है, और दूसरा टाइप हो गया आइडेंटिकल ट्विन्स। पहला टाइप है क्या, फ्रैटर्नल ट्विन्स, और दूसरा हो गया आइडेंटिकल। फ्रैटर्नल को हम लोग 2 चीज़ और भी कह सकते हैं, we can call them as dizygotic twins or we can also call them as diovular twins। तो ऐसे ट्विन्स जो 2 अलग अलग एग से बने हों दे आर कॉल्ड fraternal or dizygotic or diovular twins। and one thing I am mentioning in this chart that this happens mostly आप देखोगे क्या होता है कि ऐसे ट्विन्स होते हैं जो डाइजाइगोटिक होते हैं। मोस्ट केसेस ऐसे होते हैं, मेनली आप देखो 75% ट्विन्स जो होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, ओवरी से 2 ओवम रिलीज जाते हैं, ठीक है, 2 ओवम रिलीज होते हैं। एक प्राइमरी फॉलिकल ने 1 ओवम बनाया, दूसरे ने दूसरा बनाया, तो कई बार 2 रिलीज हो गए। अब अगर दोनों फर्टिलाइज हो गए तो 2 ट्विन्स बनेंगे। तो ये दोनों क्योंकि अलग अलग एग और अलग अलग स्पर्म से आते हैं तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं। जैसे कि आप और आपके भाई बहन, जैसे आप है, आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन है, ठीक है, उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है इन द सेंस आपका जेनेटिक मेकअप एकदम सिमिलर नहीं है। उसी तरह ये जो डाइजाइगोटिक या फ्रैटर्नल ट्विन्स होते हैं इनका जेनेटिक मेकअप अलग होता है क्योंकि डिफरेंट एग और डिफरेंट स्पर्म से आ रहे हैं, इसीलिए देयर जेनेटिक मेकअप इज डिफरेंट। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड डाइजाइगोटिक ट्विन्स बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन हो तो जाइगोट, तो ये एक अलग जाइगोट है, ये एक अलग जाइगोट है, तो इसलिए डाइजाइगोटिक ट्विन्स भी कहेंगे। डाइओव्यूलर इसलिए कहेंगे तो 2 ओवा या 2 अलग अलग एग्स से आते हैं। तो फ्रैटर्नल ट्विन्स होते हैं एकदम जैसे समझ लो नॉर्मल जैसे भाई बहन होते हैं या नॉर्मल भाई भाई होते हैं उनके तरह होते हैं वो। कोई उनमें जैसे कि एकदम सिमिलैरिटी नहीं, जुड़वा नहीं होते। जुड़वा मतलब क्या है, हम लोग नॉर्मली जो हम लोग जुड़वा करते हैं वो हम लोग उनके लिए करते हैं जिनकी एकदम शक्ल मैच करती हो, ठीक है। जुड़वा तो वैसे लिटरल मीनिंग जुड़वा का हुआ एक साथ 2 बच्चे होना। दे कैन बी फ्रैटर्नल एज वेल एज दे कैन बी आइडेंटिकल, बट जनरली हम लोग कहते थे अरे जुड़वा है, जुड़वा मीन्स हम लोग जनरली उस टर्म को इसलिए यूज़ करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स के लिए। बट फ्रैटर्नल ट्विन्स ऐसे ट्विन्स होते हैं जो अलग अलग एग और अलग अलग स्पर्म से बने हों, तो वो भाई और बहन भी हो सकते हैं। ये फ्रैटर्नल ट्विन्स कैन बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स को देखा जाए तो आइडेंटिकल ट्विन्स कभी भी अलग जेंडर के हो ही नहीं सकते बिकॉज अगर सेम एग से बनेंगे तो उसका सेम जेनेटिक मेकअप है, या तो वो एक्स होगा या तो वो वाई होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ फ्रैटर्नल ट्विन्स को देख लिया हमने कि फ्रैटर्नल ट्विन्स नॉर्मली ब्रदर्स एंड सिस्टर, या कई बार होता है फ्रैटर्नल ब्रदर्स भी हो जाए, वैसे मोस्टली केस में ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं। बहुत ऐसे कम केसेस में होते हैं जिसमें फ्रैटर्नल भी हों साथ में वो ब्रदर्स हों या सेम जेंडर है तो सिस्टर्स ही हों, ऐसा कम होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं इनको ऐसे ट्विन्स होते हैं जैसे जो सेम, मान लो एक एग है, ठीक है, इसमें स्पर्म आया, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और एक जाइगोट बन गया, ठीक है, ये जाइगोट बन गया। तो जब ये जाइगोट डिवाइड कर रहा होता है तो माइटोसिस होता है, आपने देखा कि इसमें माइटोसिस होता है। तो कई बार क्या होता है, ये माइटोसिस होने के टाइम मान लो ये 1 से 2 सेल बन रहा है, तो ये जो दोनों सेल्स हैं वो पूरी तरह 2 सेल्स बने तो क्या होता है कई बार ये दोनों सेल्स एक साथ ना रह के पूरी तरह अलग हो जाते हैं। ये एक अलग बन गया, ये एक, समझ लो इसका हाफ हो गया और ये एक अलग पार्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक अलग पार्ट की तरह। जनरली क्या होता है इसके ही आगे ऐसे ऐसे डिविजन हो जाते हैं और एक ही एम्ब्रियो बनता है। बट ऐसा भी हो सकता है नेचर में कि ये दोनों एकदम अलग होके और ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाए और एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाए। तो इससे जो जेनेटिक मेकअप हो तो एकदम सेम होता है, 100% जेनेटिक मेकअप सेम होता है। तो ऐसे ट्विन्स का जेनेटिक मेकअप तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ये जो ट्विन्स होते हैं ये जो होते हैं भले ही जेनेटिक मेकअप सेम हो पर इनकी हैंड राइटिंग, इनका बर्थ मार्क, ये इनफैक्ट इनका बिहेवियर भी सिमिलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद करनी है ज़रूर बिल्कुल कि वो सेम जेंडर के ही होंगे। मान लो जो आइडेंटिकल ट्विन्स है या तो वो सिर्फ सिस्टर्स होंगी या तो सिर्फ वो ब्रदर्स होंगे, डिफरेंट जेंडर के नहीं हो सकते हैं। और ये कम होते हैं प्रपोर्शन में, जैसे कि फ्रैटर्नल ट्विन्स ज़्यादा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स कम होते हैं, ठीक है।
अब इसे हम अच्छे से देखते हैं पॉइंट्स में। अब हम इसे देख लेते हैं, थोड़ा पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे कि फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में। सबसे पहले फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में एक चीज़ देख लेते हैं। दे कम फ्रॉम डिफरेंट एग्स एंड स्पर्म्स। दे कम फ्रॉम डिफरेंट एग्स एंड स्पर्म्स। एग्स एंड स्पर्म्स, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि डिफरेंट एग्स एंड स्पर्म्स से आते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग, तो देखते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। तो फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट एग्स एंड स्पर्म्स। ये आपको बात अच्छे से याद रखनी है, दे कम फ्रॉम डिफरेंट एग्स एंड स्पर्म्स। सो यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है, दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। दे हैव डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप डिफरेंट इन द सेंस एग्जैक्टली सेम जेनेटिक मेकअप नहीं होगा। आपको पता है कि मायोसिस की वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है मायोसिस में। तो यहाँ पे मायोसिस में क्या होता है, जितने भी 4 डॉटर सेल्स बनते हैं उनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सबका अलग होता है, सेम नहीं होता है, सिमिलर होता है। सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। तो इसीलिए जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, क्योंकि वो अलग एग्स और अलग स्पर्म से आते हैं, उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो डिफरेंट होता है। और आपको ये चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, दे कैन बी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, ठीक है, और सिस्टर्स ओनली और ब्रदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखनी है, मतलब कि कहने का मतलब ये है, जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, या तो उसमें से एक लड़की होगा या तो एक लड़का हो सकता है, लड़का लड़की या भाई बहन ऐसे होते हैं। मतलब इन द सेंस एक बेबी गर्ल होगी, एक बेबी बॉय होगा, या तो दोनों बेबी गर्ल्स हो सकती हैं या तो दोनों बेबी बॉयज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इतनी पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। अब चलते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस पे। तो अगला हमारा है पार्ट आइडेंटिकल ट्विंस। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, दे कम फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म। फ्रॉम सेम एग एंड स्पर्म, ठीक है। अब देखिए कि इट हैपन्स व्हेन, या ये लिख सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस फॉर्म व्हेन zygote is a single cell, so zygote splits and separates into two parts, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अर्ली स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में ही जब जाइगोट जो है वो 2 अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, वो दोनों पार्ट्स सेपरेट हो जाएं, तो उन पार्ट्स को हम कह देंगे तो वो आइडेंटिकल ट्विंस बना देते हैं। तो आइडेंटिकल ट्विन में एक चीज़ होती है कि दे हैव सेम जेनेटिक मेकअप। उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, क्योंकि वो सेम एग और स्पर्म से आ रहे हैं, तो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होता है। And one thing more, that they can be both girls और both boys। यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से कि या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियाँ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक लड़का है एक लड़की, ऐसा। तो हम देखते हैं मोर देन 2 ट्रिपलेट्स, क्वाड्रप्लेट्स, ठीक है। तो कुछ बार ऐसा होता है कि 3 या 4 बेबीज एक ही प्रेगनेंसी से पैदा होते हैं। तो ऐसे कंडीशंस जो होते हैं बहुत सारे उसमें हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ट्रिपलेट्स, जिसमें 3 पैदा होते हैं एक साथ, या 3 बेबीज एक साथ बर्थ लेते हैं। तो इट मे बी प्रोड्यूस आइदर फ्रॉम अ सिंगल zygote splitting into 2, one of the split parts again splitting into 2, or the triplets may be produced
from two eggs in which one zygote produces a pair of identical twins, another develops normally into one baby. So I am depicting the triplets. कैसे फॉर्म होते हैं? पहली कंडीशन हम ये देख सकते हैं, मान लो ये एक जाइगोट है, ठीक है, ये है एक जाइगोट। अब इसमें हुआ माइटोसिस, ठीक, तो सब माइटोसिस, तो मान लो जब माइटोसिस हो रहा है तो ये जाइगोट दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, मतलब जाइगोट जब माइटोसिस कर रहा है तो उसके जो दो सेल्स बन रहे हैं माइटोसिस के बाद, मान लो वो सेल्स अगर अलग अलग सेपरेट हो गए, ये सेल एक अपना अलग सेपरेट हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ पे हम कहे आइडेंटिकल ट्विंस बन गए। पर यहाँ तो हम ट्रिपलेट्स पढ़ रहे हैं, तो ट्रिपलेट से मान लो ये दो सेल्स बने, ठीक है, ये आइडेंटिकल है। अब ये नॉर्मली एक बेबी बना रहा है, ठीक है, ये नॉर्मली एक बेबी में डेवलप हो रहा है। इसके साथ क्या हो रहा है कि ये इसने फिर से जब डिवाइड किया तो ये फिर दो पार्ट्स में स्लिप हो जाता है, एक ये पार्ट बनता है, ये पार्ट, तो कुल मिला के फिर ये दो पार्ट्स सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे कुल मिला के कितने बेबीज फॉर्म हो गए? 3। ये तो नॉर्मली जो जाइगोट था जब उसका पहला स्प्लिटिंग हुआ तो अगर मान लो ये दोनों पार्ट सेपरेट हो गए तो आइडेंटिकल ट्विंस वाली कंडीशन आ गई। पर यहाँ पे चीज़ नहीं रुकी, यहाँ पे एक ने नॉर्मली एक बेबी में डेवलप होना शुरू किया, दूसरे ने क्या किया, फिर से वो स्प्लिट हो गया और उसने दो सेपरेट पार्ट्स बना दिए, उसके पार्ट्स समझ लो सेपरेट हो गए, तो फिर उससे दो अलग बेबीज़ बने। कुल मिला के कितने बेबीज़ बने? 3 बेबीज़। तो इस केस में ट्रिपलेट्स फॉर्म होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ओवरी ने 2 एग रिलीज़ किए, ठीक है, सेकेंड कंडीशन हम पढ़ते हैं, ये एक ओवा है, ये एक ओवा है, समझ लो ओवरी ने 2 ओवा रिलीज़ किए, ठीक, ओवरी ने 2 ओवा रिलीज़ किए। अब जब ओवरी ने 2 ओवा रिलीज़ किए तो मान लो एक तो नॉर्मली फर्टिलाइज हो जाता है और नॉर्मली एक बेबी में डेवलप हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं, तो मान लो जो दूसरा ओवा है वो जब फर्टिलाइज होता है वो जाइगोट बनाता है, तो वो जाइगोट 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर जाता है और दोनों पार्ट्स अलग अलग बिहेव करते हैं, इससे एक अलग बेबी बनता है, इससे एक अलग बेबी बनता है, तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हो जाएंगे लेकिन ये अलग हो जाएगा। तो कुल मिला के इस केस में कितने हुए? 3 बेबीज हुए। तो इसमें क्या है, तीनों में से क्या है, एक तो इसमें अलग है, नॉन आइडेंटिकल है, ठीक है, और बाकी 2 क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक इसमें नॉन आइडेंटिकल है, 2 इसमें आइडेंटिकल है। किस केस में? सेकंड वाले केस में, जिसमें 2 ओवा रिलीज हो रहे थे। एक ओवा तो नॉर्मली फर्टिलाइज होकर बेबी डेवलप हो जा रहा था, दूसरा ओवा फर्टिलाइज होने के बाद डिवाइड कर रहा था, उसके दोनों पार्ट्स अलग अलग स्प्लिट हो गए और उससे अलग अलग बेबीज बने। तो ये दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, तो कुल मिला के इस केस में 3 बेबीज बनेंगे, एक नॉन आइडेंटिकल होगा, बाकी दोनों आइडेंटिकल होंगे। पहले वाले केस में हमने देखा एक ही जाइगोट के पहले 2 पार्ट्स हुए, 2 पार्ट्स सेपरेट हुए, इस एक पार्ट से एक बेबी बना और दूसरा पार्ट फिर से सेपरेट हो गया 2 अलग अलग पार्ट्स में, तो कुल मिला के 3 बेबीज बने। तो यहाँ इस केस, ये जो ट्रिपलेट्स का केस है, इसमें तीनों आइडेंटिकल हैं, 3 ऑफ 3 बेबीज, मतलब कुल मिला के सभी जो है बेबीज आइडेंटिकल है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 केसेस है इसमें। Now talking about quadruplets. Quadruplets 4 born at a time may be produced as 2 pairs of identical twins from 2 eggs or in other combinations of identical and fraternal twins. तो देखो इसमें भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन था ना, हमने ट्रिपलेट्स पढ़ा तो हमने अच्छे से समझा कि भी ऐसे तमाम तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो चलो 1-2 कॉम्बिनेशन हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि मान लो 2 एग्स ओवरी से रिलीज़ हुए, ठीक है, मान लो ये जो 2 ओवा है ये रिलीज़ हुआ, ये पहला ओवा रिलीज़ हुआ, ये दूसरा ओवा रिलीज़ हुआ, ये फर्टिलाइज हुआ, ये फर्टिलाइज हुआ, ठीक है, दोनों से जाइगोट बना, ठीक, और दोनों के जाइगोट स्प्लिट हुए 2 पार्ट्स में, ये आइडेंटिकल ट्विन, ये आइडेंटिकल ट्विन, तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं। तो कुल मिला के 2 अलग अलग आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, मतलब ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, पर ये इसके आइडेंटिकल नहीं है, ना ही ये इसके आइडेंटिकल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 2 का इसमें सेम जेनेटिक मेकअप है, 2 का सेम जेनेटिक मेकअप, पर इन चारों का आपस में सेम नहीं है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है कि मान लो ये एक ओवा है, ठीक है, ये फर्टिलाइज हुआ, तो ये एक नॉर्मली बेबी में डेवलप हुआ, इसका केस हम नहीं देख रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे 1 बेबी बन गया। दूसरा मान लो ये ओवा है, ये फर्टिलाइज हुआ, इससे जो जाइगोट बना उसने अपने आप को माइटोसिस करते करते 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, दोनों पार्ट्स सेपरेट हो गए, ये एक पार्ट हुआ और ये एक पार्ट हुआ, ठीक। अब इन दोनों में से एक पार्ट ने क्या किया, फिर अपने आप को सेपरेट कर लिया माइटोसिस के थ्रू, मतलब उसके माइटोसिस दोनों सेल्स बने, 2 सेल्स ने अपने आप को सेपरेट कर लिया, तो 1, 2 और ये नॉर्मली बेबी बना रहा है। तो कुल मिला के कितने बेबी हुए? यहाँ पे 1
और यहाँ पे 3, तो कुल मिला के ये 3 बेबीज़ हुए, यहाँ वाले और एक यहाँ वाला, तो कुल मिला के 4 हुए। क्वाड्रप्लेट्स तो हुए, लेकिन इसमें हमने क्या देखा, ऐसे कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक तो है अलग, एक इन तीनों से अलग है, बाकी ये 3 आइडेंटिकल है। तो ऐसे तमाम कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। जितना नंबर बढ़ेगा बेबीज़ का, उस तरह कॉम्बिनेशंस का नंबर भी बढ़ता जाएगा। ऑन आवर बुक नाउ लेट अस सी चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द चिल्ड्रन एंड द मल्टीपल बर्थ डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर। तो जैसा क्या होता है कि जिस तरह बेबीज़ का नंबर एक सिंगल प्रेगनेंसी में अगर जितने ज़्यादा बेबीज़ होंगे उतने ही ज़्यादा उनकी सर्वाइव करने की चांस कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वाइवल का चांस होता है, ठीक है, सर्वाइवल चांस ऑफ द बेबीज डिक्रीजेज विद द नंबर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर, या इनवर्स रिलेशन हम कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फाइनली जो लास्ट पेज है बुक का, उस पर या इस चैप्टर का लास्ट पेज, इस पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया स्टेजेस ऑफ बर्थ, इससे भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। सबसे पहला ए स्टेज इसने दिया है, जहाँ पे इसने प्लेसेंटा बनाया, यूरिनरी ब्लैडर बनाया, ये सिम्फिस प्यूबिस एक बोन है, ठीक है, यूरेथ्रा बनाया है, ये अलग है, देखो यूरेथ्रा ये है, ये वजाइना है सर्विक्स है। तो फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट अलग होता है, बट मेल्स में वो चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। और ये रेक्टम है, तो बेबी जो है इससे निकलेगा। तो जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है, तो जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है उसी से साइंस ऑफ पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट करे। तो आपको ये चीज़ देखनी है, या तो मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ इस कॉपी में, इसे देख लो, मैं नोट्स के फॉर्म में समझ लो ये कि साइंस ऑफ पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम fully developed fetus, fully developed fetus। तो ये याद रखिए कि फुल्ली डेवलप्ड फीटस से ही साइंस ऑफ पार्ट्यूरेशन ओरिजिनेट करते हैं, कि अब पार्ट्यूरेशन या डिलीवरी करानी है तो इसके जो साइंस होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड फीटस से ओरिजिनेट होते हैं। तो लेट अस सी अगेन, ये डायग्राम फिर से देख लेते हैं। तो ये डायग्राम देखिए, इसका बी स्टेजेस ने बताया है कि एमनियोटिक सैक, तो ये जो सैक है वो अब रप्चर हो जाएगी, उसी से बेबी निकलेगा। ये सर्विक्स है, प्लेसेंटा है, इसे बताया गया है, ठीक है। फिर ये रप्चर हुई, ये सैक तो अभी थी, अभी क्या था, ये सैक अब रप्चर हो गई, ठीक है। अब इसके थ्रू बेबी बाहर निकलेगा। अब बेबी ने बाहर निकलना शुरू किया इस फिगर में, अब यहाँ बेबी बाहर निकल चुका। तो अब मान लो बेबी बाहर निकल चुका, इसके 15-20 मिनट बाद ये प्लेसेंटा भी जो है ना बाहर निकल जाता है, और इसी फेनोमेना को या इसी इवेंट को हम आफ्टर बर्थ कह देते हैं, ठीक है। अब बेबी इज बॉर्न आफ्टर बर्थ अब बेबी इज बॉर्न एंड आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा इज डिस्चार्ज। तो ये चार्ट जो है ना बहुत हेल्पफुल है, आप इस चार्ट को ना एक बार देख लो, अपने बुक में थोड़ा समराइज भी कर लो। ये चार्ट बहुत हेल्पफुल है, ये आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बीच आराम से डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें कि आप जब आप इसके पहले जो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें से हम देखेंगे, एक चैप्टर में बताया गया है एंडोक्राइन में जो डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। एक मैकेनिज़्म आप देखोगे, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम जो आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें आप देखोगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, ठीक है। तो अभी तो एंडोक्राइन सिस्टम हमने वीडियो नहीं रिलीज़ किया, उसके पर भी हम एक वीडियो रिलीज़ कर देंगे। हो सकता है आपने कहीं और किसी और सोर्सेज से भी उसे देखा हो। तो अगर आपने पढ़ा होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, तो आपने देखा होगा जब किसी बेबी की डिलीवरी, उसमें लिखा है बुक में कि जब किसी बेबी की डिलीवरी होती है तो जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और जो डिलीवरी होती है उसके बीच जो होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म होता है। ये कैसे होता है तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो मान लो ये जो फीटस है, ठीक है, ये है फीटस। तो ये फीटस ने अब साइंस दे दी कि अब तो पार्ट्यूरेशन कराना, ये फीटस फुल्ली डेवलप हो गया। तो जो पार्ट्यूरेशन है ना, ये इंड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। ये जो पार्ट्यूरेशन है ना, स्टार्ट कैसे हो रहा है, इट इज स्टार्टेड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। नर्वस सिस्टम का भी इसमें हिस्सा है, एंडोक्राइन सिस्टम भी इसमें पार्ट प्ले करता है। तो पार्ट्यूरेशन पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स
न्यूरोएंडोक्राइन, प्लीज रिमेंबर द वर्ड न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ठीक है। और यहाँ पे ना आप जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आपने देखा होगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, वो यहाँ पे आप देखो कैसे होता है। तो जैसे ही फीटस ने, जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस, जैसे उसने साइंस दिए कि पार्ट्यूरेशन होना है, तो इससे क्या होगा, थोड़े थोड़े माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शंस होते हैं, और इसी माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शंस को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो चीज़ है ना फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बट टू एक्सप्लेन द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इस केस में मैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एंडोक्राइन पढ़ाऊंगी तो उससे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी फिर से, लेकिन इस एस्पेक्ट में ऑक्सीटोसिन जो उसमें बताया गया है, यहाँ पे पार्ट्यूरेशन में उसका बहुत यूज़ होता है, पार्ट्यूरेशन में ही वो बताया गया है, पार्ट्यूरेशन उसमें है, तो यहाँ पर अभी समझ लो कि एक बार, तो भी आपको ईजी पड़ेगा। तो क्या होता है कि फीटस ने साइन दे दिए कि अब तो पार्ट्यूरेशन होना है, तो माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, किसका पिट्यूटरी ग्लैंड, मदर का, उस मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो। ऑक्सीटोसिन से यूटेराइन कंट्रैक्शन होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, विगरस हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, जैसे ही कंट्रैक्शन स्ट्रांग हुआ फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर क्या होगा, और कंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर और भी स्ट्रांग हो जाएगा कंट्रैक्शन। ये साइकिल कब तक चलेगा, जब तक बेबी बर्थ नहीं ले लेता। तो दिस लीड्स टू एक्सपल्शन, इससे क्या होता है, यूट्रस जो होता है ना, उससे बेबी एक्सपेल हो जाता है, ठीक है। और जब इन्फेंट डिलीवर हो जाता है तो बर्थ है वो, और फिर जब प्लेसेंटा 15 मिनट बाद जब प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, एक्सपेल हो जाता है यूट्रस से, तो आफ्टर बर्थ है। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पार्ट्यूरेशन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो हमने पार्ट्यूरेशन पढ़ लिया, और इसके बाद आपको ये कुछ केसेस दिए गए। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताया गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थोड़ा सा आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आपके एक्सरसाइजेज आ जाएंगे। और एक बार तो मैं आप लोगों को चीज़ कहना चाहूँगी कि एक चीज़ आप ज़रूर पढ़ लो, रिज्यूम दिया होता है चैप्टर का, इसको पढ़ लो ना। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो एक बार तो मस्ट है कि आप इस रिज्यूम को अच्छे से, मतलब थरोली रीडिंग कर लो। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर पूरा फिक्स एंड डन हो जाएगा। तो ये चैप्टर तो मैंने आपका पढ़ा दिया। तो इसी के साथ, ये पार्ट 4 के साथ, इस वीडियो के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है।